प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बड़ी हिम्मत देता है और आपको मिलते रहेंगे नए नए इमोशनल, रोमांटिक और थ्रिल से भरे एपिसोड। तो दिल से एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। एपिसोड 51 एनवलप। अयान की काव्या से बात होने के बाद उसे पता चला कि आलिया ने किसी को अपनी किडनैपिंग के बारे में नहीं बताया था। ये बात अयान के दिल में हजारों सवाल खड़े कर रही थी, इसलिए अयान ने इस सवाल के जवाब के लिए खुद आलिया को अपने ऑफिस बुला लिया था। अगली सुबह ऑफिस के कांच से धूप की कुछ किरणें अंदर दाखिल हो रही थीं। कमरे में हल्की सी रोशनी और बेहद सन्नाटा था। अयान कुर्सी पर बैठा एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार घड़ी की सुइयों पर जा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक, मे आई कम इन सर? ये आलिया थी। अयान ने सिर उठाया। कम इन। दरवाज़ा धीरे से खुला और जैसे ही आलिया अंदर दाखिल हुई, कमरे की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, आंखों के नीचे काले हल्के, और चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर उसकी पहचान हुआ करता था। उसने अंदर कदम रखा, मानो हर कदम कोई पुरानी तकलीफ को दोबारा जी रहा हो। उसके हाथ में फाइल नहीं थी, नहीं कोई नोटबुक, बस एक खाली सामान था। अयान ने उसे गौर से देखा। आलिया बिना कुछ कहे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठते वक्त उसकी उंगलियां हल्के से कांपी थीं। एक पल के लिए उसकी आंखें अयान से मिली, लेकिन फिर झुक गईं। कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। तुम ठीक हो? अयान ने पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। आलिया ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेलियों को एक दूसरे में भींचती रही। उसकी सांसें तेज थीं, फिर धीमे से गर्दन हिला दी। अयान की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। वो जानना चाहता था कि इसने अपनी किडनैपिंग की बात आखिर काव्या या किसी और को क्यों नहीं बताए। अयान कुछ देर तक उसे शांत देखता रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आया। उसकी आवाज़ सधी हुई थी, लेकिन हर लफ्ज़ में एक जिम्मेदारी थी। आलिया, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा। उन किडनैपर्स के खिलाफ फर्क करनी है। ये सुनते ही आलिया का चेहरा जर्द पड़ गया। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं, मानो किसी ने अचानक उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी हो। उसने झट से सिर उठाया और घबराई हुई आवाज़ में बोली, नहीं नहीं सर, मैं नहीं जा सकती, प्लीज़। उसकी उंगलियां फिर से आपस में उलझने लगीं और आवाज़ कांपने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आलिया ने इनकार कर दिया था, लेकिन उसे इसके इनकार की वजह समझ नहीं आ रही थी। फ़र्क क्यों नहीं करानी? अयान ने सख्त लहजे में पूछा। अयान उसकी आंखों में झांकता रहा, वहाँ कुछ था जो वो छुपा रही थी। उसकी खामोशी अब बोझिल होने लगी थी। वो बार बार कुछ कहने को होठ खोलती, फिर चुप हो जाती। अयान ने आखिरकार धीमी आवाज़ में कहा, आलिया, मुझे बताओ, डर किस बात का है? जब तक तुम नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? आलिया की आंखों में नमी तैर गई। उसने मुंह मोड़ा, जैसे अब भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। बहुत देर की जद्दोजहद के बाद उसने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। फिर बेहद धीमे, टूटी हुई आवाज़ में उसने कहा, क्योंकि अगर मैंने फर कर दी तो सब बिखर जाएगा सर। अयान कुछ पल तक उसे देखता रहा, हैरानी, परेशानी और झुंझलाहट उसके चेहरे पर एक साथ झलक रही थी। क्या बिखर जाएगा, आलिया? अयान की आवाज़ अब थोड़ी सख्त थी। किस बात का डर है तुम्हें? ये कैसी चुप्पी है जो खुद तुम्हें ही निगल रही है? आलिया ने थकी हुई आंखों से अयान की तरफ देखा। उसकी पलकें भारी थीं, जैसे महीनों का बोझ लिए बैठी हो। फिर बहुत धीमे और डूबती आवाज़ में बोली, 3 महीने पहले मेरी सगाई हुई थी। अयान चौंक गया। सगाई? तुमने कभी बताया नहीं, कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। आलिया ने फीकी सी मुस्कान दी। लेकिन अब अगर उसे यानी मेरे मंगेतर को ये पता चल गया कि मुझे किसी ने किडनैप किया था, तो वो शादी तोड़ देगा। इसलिए मैं फर नहीं करना चाहती, और ना हो मैंने ऑफिस में किसी को बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ था। अगर एक बार फर कराई तो सारी बातें खुलकर सामने रखनी होगी, जिसमें आप भी शामिल थे, और शायद ये मेरे फियांसे को पसंद नहीं आए। अयान को अब आलिया की बात समझ आई थी कि वो क्यों इतना डर रही थी। लेकिन अगर ये फर नहीं हुई और इस केस की जांच नहीं हुई तो अयान के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि उन गुंडों ने अयान के सिग्नेचर लिए हैं, इसका मतलब साफ था उनकी दुश्मनी आलिया से नहीं, अयान से थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसकी फैमिली का मानना है कि जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ हो, वो उनके घर की बहू बनने लायक नहीं रहती। आलिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ पल तक अयान चुपचाप बैठा रहा। सामने बैठी आलिया की टूटी हुई सूरत उसकी आंखों में उतर रही थी। उसके शब्द, उसकी डर भरी थरथराती आवाज़ अयान के दिल को कहीं भीतर तक चीर गई थी। तो तुम्हारा मंगेतर चाहता है कि तुम पर कोई दाग ना हो, कोई दिक्कत ना हो, एक परफेक्ट गुड़िया की तरह रहो। अयान की आवाज़ तल्ख हो गई थी, लेकिन वो उसे देखकर धीमे लहजे में बोला, आलिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं जानती हूँ। लेकिन सच बताए, क्या समाज ऐसे सोचने वालों से भरा नहीं है? अगर मैं रिपोर्ट करवाऊँ तो क्या सिर्फ मेरे मंगेतर को फर्क पड़ेगा?
क्या लोग मुझे ताना नहीं देंगे? आलिया ने दर्द भरी आवाज में कहा। और इसी समाज की सोच बदलनी है, अयान ने जोश से कहा। मैं किसी की सोच बदलने की ताकत नहीं रखती सर, आलिया ने कहा। ये शब्द सुनकर अयान को उसके सारे जवाब मिल गए थे। अब वो आलिया से किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं रखता था। तुम जा सकती हो, आलिया। अयान की आंखें स्थिर थीं, आवाज़ बेहद संयमित मगर तल्ख थी। ये सुनकर वो फौरन उठ खड़ी हुई, उसकी आंखों में शर्म, पछतावा और डर एक साथ उमड़ पड़े। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके पास कोई शब्द नहीं थे। बिना कुछ बोले वो मुड़ी और केबिन से बाहर निकल गई। आलिया निकली ही थी कि नैना ने दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम, अयान ने बिना देखे कहा। सर, राघव खुराना का मैनेजर रजनीश दुबे आया है आपसे मिलने, क्या उन्हें भेज दूं? नैना ने कहा। ये क्या तरीका है मुझसे मिलने का? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि कोई मीटिंग या अपॉइंटमेंट के रूल्स होते हैं? अयान ने झल्लाते हुए कहा। वो सर, अब आ गया है तो एक काम करो, उसे कुछ देर वेट करने के लिए कहो, अयान ने नैना को रोकते हुए बोला। ओके सर, नैना ने कहा और जल्दी से बाहर चली गई। रजनीश एक भारी भरकम आदमी था जो आमतौर पर दूसरों को इंतजार करवाने का आदी था, लेकिन आज हालात उल्टे थे। अयान के ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में बैठे हुए उसे पूरे 40 मिनट हो चुके थे और हर बीतते मिनट के साथ उसकी पेशानी की शिकनें गहरी होती जा रही थीं। जहां वो बैठा था वहां का बड़ी ई कब से खराब पड़ा था, गर्मी के मारे उसकी गर्दन पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और वो बार बार रुमाल निकालकर अपने चेहरे और गले को पोंछता जा रहा था। पास बैठी रिसेप्शनिस्ट ने पहले ही बता दिया था, सर अभी मीटिंग में है, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उसे पता था ये सिर्फ एक बहाना था। अयान जानबूझकर उसे इंतजार करवा रहा था और ये बात उसे अंदर तक खल रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देखता, पैर हिलाता, फिर मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता। ये तो हद है, वो बड़बड़ाया और फिर बेचैनी में कुर्सी से उठकर 2-3 चक्कर लगाकर वापस बैठ गया। आखिरकार रिसेप्शनिस्ट ने इसे बुलाया और कहा, इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहते हैं पर आपकी मुलाकात आज मिस्टर अरोड़ा से नहीं हो पाएगी। ये सुनकर रजनीश की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्ला चाहा लेकिन जगह और माहौल को देखकर शांत हो गया। उसने साइड में जाकर राघव को कॉल लगाए और कहा, हेलो राघव सर, इस अरोड़ा ने तो 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद कहता है कि कल मिलेगा, आप कहे तो इसे अपनी पावर दिखा दूं। रजनीश ने अपनी कमर में रखी गन पर हाथ रखते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? शेर की मांद में जाकर उसे ही दबोचने की बात कर रहे हो? वापस आ जाओ, मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, राघव ने ऑर्डर देते हुए कहा। ठीक है बॉस, रजनीश ने कहा। रजनीश गुस्से से पसीने पसीने हुआ, थकाहारा अपनी बेइज्जती की गर्मी लिए ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी कॉरिडोर में सामने से तेज कदमों से आती हुई एक लड़की से उसकी हल्की सी टक्कर हो गई। ओह हेलो, कड़कती हुई आवाज में सामने से आवाज आई। रजनीश ने चौंक कर देखा, वो रिद्धिमा थी। हाई हील्स, स्मार्ट फॉर्मल्स और तेज निगाहों वाली रिद्धिमा, जिसे अयान के ऑफिस में कोई हल्के में नहीं लेता था। ये सिर्फ नाम के लिए ट्रेनर थी, रॉब इसका मालिकों से भी ऊपर था। चलते वक्त आंखें खोलकर नहीं चल सकते क्या? रिद्धिमा ने तीर सा वार किया। रजनीश ने कुछ कहने की कोशिश की मगर रिद्धिमा पहले ही भड़क चुकी थी। इतना बड़ा शरीर लेके घूमते हो तो थोड़ा बैलेंस भी रखो। इसकी बात सुनकर रजनीश हक्का बक्का खड़ा रह गया। इतनी देर से जो उसकी भड़ास अंदर सुलग रही थी, अब उस पर रिद्धिमा की जुबान का तड़का जैसे नमक छिड़क गया हो। और हाँ, रिद्धिमा ने आंखें दिखाकर कहा, अगली बार मेरे रास्ते में मत आना, अगर मैं दिखी तो रास्ता चेंज कर लेना, समझे? पागल लड़की, मेरी पावर को जानती नहीं है। कोई बात नहीं, सही वक्त आने पर मैं समझाऊंगा तुझे, रजनीश ने मन ही मन बोला। रिद्धिमा बिना पलटे तेजी से आगे बढ़ गई और रजनीश वहीं खड़ा रह गया। रिद्धिमा गुस्से से भरी हुई सीधी अयान के केबिन की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर तमतमाहत साफ झलक रही थी, जैसे अभी किसी से भिड़कर आए हो। बिना एक पल रुके, बिना दरवाज़ा खटखटाए, उसने धड़धड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और अयान के केबिन में दाखिल हो गई। अयान मेज़ पर झुका कुछ पेपर्स देख रहा था। उसकी नज़रें जैसे ही उठी, सामने रिद्धिमा को खड़ा पाया। चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये ऑफिस है, मेरा केबिन है, और यहाँ एक रूल है, एंट्री से पहले नॉक करना पड़ता है, समझी तुम? अयान ने गुस्से से कहा। अयान की आंखों में एक रौब, हद और नाराज़गी तीनों एक साथ थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि रिद्धिमा उसके आसपास भी भटके। आइंदा मेरी इजाज़त के बिना इस केबिन में मत आना, रिद्धिमा ने अयान की सख्त बातों को बीच में काटते हुए कहा। मैं ऐसे ही नहीं आई अयान, ऑफिस में एक आदमी ने मुझे धक्का दिया बाहर। अयान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर अपनी कुर्सी से उठकर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे जेल भिजवा दूं सिर्फ इसलिए कि उसने गलती से तुम्हें छू लिया? यही वजह थी केबिन में यूं घुस आने की? रिद्धिमा उसकी बात सुनते ही तिलमिला गई। गलती से नहीं, जानबूझकर और बहुत रूखेपन से। लेकिन अयान अब पूरी तरह अपने लहजे में आ चुका था। रिद्धिमा, ये ऑफिस है, स्कूल नहीं जहां हर छोटी बात पर शिकायत की जाए।
अगर तुम चाहती हो कि हर मामूली बात पर मैं एक्शन लूँ तो सॉरी, पर तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो HR से जाकर रिपोर्ट करो, लेकिन मेरे केबिन में यूं बिन इजाज़त घुसकर तमाशा मत बनाओ। और हाँ, जो तुमने उदयपुर में किया था वो यहाँ नहीं चलेगा। अयान ने रिद्धिमा को आंखें दिखाते हुए कहा। वो उसकी उदयपुर वाली हरकत को जान चुका था कि किस तरह इसने लोगों को खुद की गर्लफ्रेंड बता के पागल बनाया था। रिद्धिमा गुस्से से बाहर निकल गई। रात गहराई में उतर चुकी थी। पूरे शहर पर खामोशी की चादर तनी हुई थी, मगर एक जगह हलचल बाकी थी, एक आलीशान बिल्डिंग की अंधेरी पार्किंग। तेज रोशनी वाली लाइटों के बीच अपनी कार के पास खड़ा अयान किसी गहरी सोच में डूबा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों से घुमा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई राज बंद हो। कुछ पल बाद धीमी आवाज़ में किसी के कदमों की आहट गूंजी और वो शख्स सामने आया। काले कपड़ों में साया सा वो शख्स सीधा आकर अयान के बराबर में खड़ा हुआ। अयान ने उसकी तरफ देखा। यह अर्जुन था, अयान का भरोसेमंद आदमी, जिसकी आंखें अंधेरे में भी हकीकत पढ़ सकती थीं। अयान ने बिना वक्त गंवाए लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। अर्जुन ने लिफाफा खोला और अंदर की तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और कुछ नोट्स को गौर से देखा। क्या जानना है? उसने सिर झुकाकर पूछा। सब कुछ, अयान ने गहरी आवाज में कहा। ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आती है, क्या करती है, लेकिन सबसे जरूरी, इसका मंगेतर कौन है? उसका नाम, काम, फैमिली, इरादे, कुछ भी अधूरा नहीं छूटना चाहिए। अयान ने कड़क अंदाज में कहा। इस लिफाफे में आलिया की तस्वीर थी। अयान का अब किसी और भी भरोसा करना मुश्किल था। वो जानना चाहता था कि क्या आलिया में जो कहा वो सच था। अगर उसका कोई मंगेतर है तो वो उससे बात करके उसे समझाना भी चाहता था कि इसकी किडनैप होने की फ़र्क कराना अयान के लिए कितना ज़रूरी है। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे ट्रैक करना होगा सर, टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें इस काम को जल्दी अंजाम देना होगा, अयान ने ऑर्डर देते हुए कहा। अयान की निगाहें अब सिर्फ जवाबों पर नहीं, साजिशों के पीछे छिपे चेहरों पर थीं। मगर क्या उसे वक्त पर सब कुछ पता चल पाएगा, या फिर यह हकीकत भी किसी और झूठ की कब्र बन जाएगी? कौन है आलिया का मंगेतर? क्या उसे देखकर अयान के होश उड़ जाएंगे? क्या अयान उसे समझा पाएगा? क्या इन सब में आलिया बेकसूर है? अयान राघव से कब मीटिंग करेगा? एपिसोड 52 आई एम नॉट फॉर सेल। अयान ने आलिया के मंगेतर को ढूंढने की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी थी। वो और हाल में उदयपुर वाले एक्सीडेंट के पीछे का राज जानना चाहता था। शॉपिंग के लिए आज अयान मीरा को मॉल लेकर जा रहा था, क्योंकि उसे मीरा को अपने परिवार से मिलवाना था। अयान की कार जब भव्य मॉल के गेट के सामने आकर रुकी तो मीरा की आंखों में हल्की सी हैरानी उभरी। सामने एक आलीशान मॉल खड़ा था। अयान ने कार का दरवाज़ा मीरा के लिए खोला और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मीरा, जो अभी भी उस जगह की चमक धमक से प्रभावित थी, हल्के से मुस्कुराई और उसके साथ अंदर चल पड़ी। मॉल के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि चारों ओर रौनक थी। हर ब्रांड के शोरूम में चमकते कपड़े, सजावटी चीज़ें, महंगी घड़ियां और खूबसूरत जूतों की कतारें। ऊपरी फ्लोर से नीचे का फूड कोर्ट दिख रहा था, जहां चारों ओर विदेशी और देसी जायकों की खुशबू तैर रही थी। बच्चे खिलौनों की दुकानों पर अटके हुए थे और यंग कपल्स हाथों में शॉपिंग बैग जरिए फोटो क्लिक करवा रहे थे। मीरा ने धीरे से पूछा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? अयान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ खास था। फिर एक पल अपना गला साफ करते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम आज रात मेरी फैमिली से मिलो, इसलिए बस थोड़ी शॉपिंग और कुछ नहीं। ये सुनकर मीरा चौंक गई। पर अयान, ये अब इतनी जल्दी? एक बार मुझे अपने घरवालों से बात तो करने देते। जल्दी नहीं कर रहा हूं, अयान बोलते हुए रुका और एक कदम मीरा को तरफ बढ़ाते हुए आगे बोला, मैं अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। अयान के शब्दों ने जैसे मीरा को पूरा हिलकर रख दिया था। उसकी आंखों खुद ब खुद अब शर्म से झुक गई थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, अयान प्लीज़, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ समझो। मीरा ने गहराई से अयान की ओर देखते हुए कहा। मीरा के यूं इनकार करने की वजह अयान की फैमिली थी। उसे पता था अयान की फैमिली एक रॉयल और बहुत बड़ी फैमिली है, उनसे यूं इस तरह मिलना सही नहीं है। वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब यहाँ आ गए हैं तो शॉपिंग कर ही लेते हैं, अयान ने मीरा को बातों में हामी मिलाते हुए कहा। मीरा ने भी हाँ में सर हिला दिया। अयान मीरा को लेकर मॉल के सबसे खूबसूरत बुटीक में ले गया था। अंदर दाखिल होते ही हर कोना जैसे किसी और ही दुनिया की कहानी कह रहा था। सजी हुई मनमोहक ड्रेसेस, कोमल रोशनी और हर कपड़े में बसी नफासत। मीरा की नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, लेकिन वो खुद को इस सब के लायक नहीं समझ रही थी। उसका दिल बेचैन था, लेकिन अयान उसका हाथ पकड़े हुए बस सभी ड्रेस को देखे जा रहा था, जो उसकी हिम्मत बढ़ा रहा था। अयान ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई सी पसंद आ रही है? नहीं, मीरा ने सभी ड्रेसेस को देखकर कंफ्यूज्ड होते हुए कहा। अयान ने इशारे से एक स्टाफ को बुलाया और कहा, इन्हें सबसे खूबसूरत, सबसे सादगी भरी ड्रेस दिखाए जो इनकी तरह दिल को छू जाए।
अयान की बात सुनकर स्टाफ भी मुस्कुरा दी और मीरा की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में मीरा एक ट्रायल रूम में चली गई और जब वो बाहर निकली तो अयान बस उसे देखता ही रह गया, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। सफ़ेद और गुलाबी रंग की साड़ी में मीरा किसी नाजुक ख्वाब की तरह लग रही थी। अयान के लबों से बस एक ही लफ्ज़ निकला, परफेक्ट। मीरा अब तक भी उस पहली ड्रेस की हैरानी से बाहर नहीं आ पाई थी, जब अयान फिर से हाथ में 4-5 और खूबसूरत ड्रेसें लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वही मासूम मगर शरारती मुस्कान थी, जो मीरा के दिल की धड़कनों को कुछ सेकंड के लिए थाम लेती थी। क्या हुआ, कैसी लग रही हूँ? मीरा ने अयान की तरफ आते हुए कहा। बहुत खूबसूरत, अयान ने मीरा के चेहरे पर से बिना नजरें हटाए कहा। मीरा ने जब उसके हाथ में और ड्रेस देखी तो चौंकती हुई बोली, ये सब क्या है? ये मैंने कुछ कलर की ड्रेस डिसाइड की है, तुम्हें एक एक करके सब ट्राई करना है। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखना है कि तुम हर रंग में कितनी खूबसूरत लगती हो। इतनी सारी ड्रेस? अयान, ये ज़रूरी नहीं, मीरा ने आंखों को फैलाते हुए कहा। मीरा ने आज तक उसे कुछ नहीं दिया था और उससे इतनी सारी ड्रेस लेना मीरा को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अयान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ज़रूरी है, मैं चाहता हूं कि तुम हर एक रंग में खुद को देखो, शायद तुम खुद समझ पाओ कि तुम किस में ज़्यादा बेटर लग रही हो। उसने एक एक करके ड्रेसें उसके सामने की, पिंक, बेज, नेवी ब्लू और एक हल्की लैवेंडर रंग की ड्रेस जो बेहद नाजुक कढ़ाई से सजी थी। मीरा की आंखों में एक हल्का सा नमी भरा सुकून उतर आया और वो चुपचाप ड्रेसें लेकर दोबारा ट्रायल रूम की ओर बढ़ गई। अयान ट्रायल रूम के ठीक सामने एक लंबी सीट पर बैठा, हाथों में फ़ोन घुमाता हुआ मीरा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बाहर थोड़ा शोर था लेकिन अयान सिर्फ मीरा की एक झलक के इंतजार में। लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठा। अयान ने फ़ोन देखकर जल्दी से रिसेप्शन की लड़की को बुलाया और कहा, मीरा ट्रायल रूम में है, जैसे ही बाहर आए उसे कहना कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ज़रूरी कॉल था, ये कहकर अयान वहाँ से निकल गया। रिद्धिमा भी आज खुद के लिए शॉपिंग करने आई थी। एक हाथ में उसका फ़ोन था जिसमें कुछ फेवरेट ब्रांड्स की लिस्ट सेव थी और दूसरे हाथ में उसका क्लच, हमेशा की तरह क्लासी और एलिगेंट। वो मॉल की दूसरी मंजिल पर बने एक इंटरनेशनल स्टोर में दाखिल हुई थी। हल्के स्काई ब्लू रंग की स्लीवलेस टॉप और वाइट ट्राउज़र में वो बिल्कुल किसी मॉडल जैसी लग रही थी। आंखों पर बड़े गॉगल्स और होठों पर वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी उसके करीब आने से पहले 2 बार सोचता। वो बिना किसी जल्दबाजी के स्टोर्स के बीच घूम रही थी, कभी कोई ड्रेस उठाकर देखती, कभी शीशे के सामने खुद को निहारती। उसकी चाल, उसका अंदाज, सब में एक अलग ही ठाठ था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रिद्धिमा को एक ड्रेस पसंद आई। उसने ड्रेस लेकर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसकी नज़र अचानक दूसरी तरफ पड़ी और एक पल को उसकी चाल रुक गई। वो लक्ष्य था, वही स्मार्ट, हैंडसम और बेहद चार्मिंग लड़का जिससे कभी रिद्धिमा के लालच की डोर जुड़ी थी। लेकिन उसने ने लक्ष्य से खुद को धीरे धीरे अलग कर लिया था। उसे लगता था कि अयान के सामने लक्ष्य का कोई वजूद नहीं और अयान की अटेंशन उसकी पहली प्रायोरिटी बन गई थी। लेकिन आज, जब अयान मॉल में नहीं था और रिद्धिमा के मन में दबी पड़ी वो आदत सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की, अचानक जाग उठी। उसे नहीं मालूम था कि अयान भी आज यही शॉपिंग के लिए आया है। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ डाली और फिर लक्ष्य की ओर देखा जो अकेला बैठा अपनी कॉफ़ी में मगन था। वेल, चलो आज इस बेकार से दिन में थोड़ा मज़ा डालते हैं। रिद्धिमा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ गई। हाय लक्ष्य, वो ऐसे बोली जैसे सालों बाद पुराने दोस्त से मिल रही हो। लक्ष्य ने चौंक कर उसकी ओर देख। यू हियर? हाँ यार, शॉपिंग करने आई थी, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, रिद्धिमा ने बच्चों की तरह लक्ष्य से कहा, जिस पर वो एक बार में फीड हो गया और खड़ा होते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हेल्पन कर देता हूँ। रिद्धिमा की खूबसूरती के आगे लक्ष्य उससे की हुई लड़ाई को भूल गया था। रिद्धिमा ने लक्ष्य को देखते ही वही पुराना चुलबुला अंदाज ओढ़ लिया था। उसकी चाल में एक अदा थी और आंखों में वो मासूम सी चमक जो हर किसी को उलझा देती थी। यार देखो ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सी ड्रेस लूं? देखो ना, सब कुछ बहुत ही बोरिंग लग रहा है, उसने नखरे से कहा और झट से अपनी दोनों बाहों में ढेर सारी ड्रेस भर लीं। लक्ष्य थोड़ी देर तक तो चुप रहा, फिर मुस्कराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रिद्धिमा, तुम्हें तो हर रंग सूट करता है, दिक्कत ड्रेस में नहीं, तुम्हारे मूड में है, उसने हंसते हुए कहा। वाह, क्या बात कही है, लेकिन मूड तो तुम ठीक कर सकते हो, है ना? वो आंख मारते हुए बोली, जैसे सब कुछ एक खेल हो उसके लिए। रिद्धिमा एक एक ड्रेस पकड़ती, आईने के सामने जाती और हर बार लक्ष्य की तरफ देखकर कहती, ये कैसी लग रही है? उफ़, नहीं नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। अरे ये ना, इसमें मेरी बॉडी कट्स नहीं दिखेंगे। अबे तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? लक्ष्य हर बार मुस्करा कर कहता, ये वाली बेस्ट है, और वो नाक चढ़ाकर कहती, नोप, अगली दिखाओ। रिद्धिमा आईने में खुद को और लक्ष्य उसे निहार ही रहा था कि रिद्धिमा की नज़र अचानक सामने आते किसी शख्स पर पड़ी। उसमें गौर से देखा तो वो अयान था।
रिद्धिमा जैसे ही आईने में अयान को देखती है, उसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ जाता है। अभी कुछ पल पहले जो चेहरे पर नखरे और शरारतें थीं, अब वहां सिर्फ घबराहट और बेचैनी थी। आंखें फैल गईं, होंठ थरथराने लगे, उसकी सांस जैसे गले में ही अटक गई। पीछे खड़े लक्ष्य ने जब रिद्धिमा को अचानक यूं सन खड़ा देखा तो हैरान हो गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? लक्ष्य ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखते हुए पूछा। लेकिन जैसे ही लक्ष्य का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, रिद्धिमा का पारा चढ़ गया। वो एकदम पलटी और गुस्से में फट पड़ी। कभी तो अपनी हद में रहा करो लक्ष्य, तुम्हें किसने कहा था मुझे हाथ लगाने को? लक्ष्य एकदम सकपका गया, उसकी आंखों में हैरानी थी, आवाज में घबराहट। मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रिद्धिमा ने उसकी बात सुने बगैर अपने बालों को झटका दिया और तेजी से एक और मुड़ गई, जैसे अब वहां एक पल भी रुकना उसके लिए नामुमकिन हो। रिद्धिमा को बस एक ही बात का डर लग रहा था कि अगर अयान ने उसे लक्ष्य के साथ देख लिया तो उसका बना बनाया प्लेन फेल हो जाएगा। रिद्धिमा तेज कदमों से निकल ही रही थी कि तभी पीछे से लक्ष्य ने झुंझलाहट में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मासूम नहीं रही, उसमें गुस्से की गर्मी थी। रिद्धिमा ने झटका देने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य का पकड़ इस बार मजबूत था। ये क्या बदतमीजी की तुमने मेरे साथ सबके सामने? मैं तुम्हें छू रहा था सीरियसली, भूल गई वो दिन जब मेरे गले पड़ी रहती थी? लक्ष्य ने रिद्धिमा को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा। तुम भी तो खुशी खुशी इन्वॉल्व थे न? रिद्धिमा ने भी तंज कसते हुए कहा। वो तो मैं आज भी हूं, लक्ष्य ने चेहरे और एक घिनौनी मुस्कान लाते हुए कहा। पर अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए रिद्धिमा ने लक्ष्य का हाथ झटका और जाने लगी, लेकिन लक्ष्य एक बार फिर उसके रास्ते में आता हुआ बोला। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम शॉपिंग करने आई थी न? चलो जितनी शॉपिंग करनी है करो, आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ऑफ है, लक्ष्य ने आंख मारते हुए कहा। अच्छा चलो फिर एक काम करो, ड्रेस तो बहुत मामूली सी चीज़ है, तुम्हारे पिता इस शहर के नेता हैं न, चलो ये मॉल मेरे नाम करवा दो, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। रिद्धिमा ने जानबूझ ये बात इसके सामने रखी थी क्योंकि वो जानती थी लक्ष्य ऐसा नहीं करेगा और वो जल्दी से यहाँ से निकल जाएगी। लक्ष्य को भी इसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मालूम था रिद्धिमा सिर्फ उसकी औकात देखना चाहती है, लेकिन इसके लिए वो मॉल तो चाह कर भी नहीं खरीद सकता था। तुम मेरी औकात देखना चाहती हो? रुको, तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़कियों को यूं चुटकी बजाकर खरीद लेता हूं। लक्ष्य ने रिद्धिमा के मुंह पर चुटकी बजाते हुए बोला। लक्ष्य का गुस्सा अब रिद्धिमा की बेरुखी की हदें पार कर चुका था। उसकी आंखें तमतमाई हुई थीं और चेहरा जलती हुई आग सा दिख रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें लगता है तुम ही सब कुछ हो? चलो आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं कि मेरी हैसियत क्या है। लक्ष्य अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो पलटा और कुछ कदम आगे जाकर मॉल के शीशे के सामने खड़ी एक लड़की जिसने ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ती पहनी थी के पास पहुंचा, जो लग्जरी बाइक्स को बड़े ध्यान से देख रही थी। ये देखकर रिद्धिमा जो समझ गई था कि अब ये कुछ करने वाला है। चलो मेरी जान तो छुटी। एक्सक्यूज मी, लक्ष्य ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ से कहा, इस मॉल से जो चाहिए ले लो और बिल मेरे नाम पर फाड़ देना, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस लड़की के कान खड़े हो गए। वो बिना कोई रिएक्शन करे मुड़ी लक्ष्य को एक नज़र देखा और सीधा एक चांटा उसके मुंह पर जड़ दिया। वो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी। एक जोरदार तमाचा लक्ष्य के गाल पर पड़ा। आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके कानों में गूंज रही थी। लक्ष्य का चेहरा झटके से एक ओर घूम गया। लड़की की आंखों में अब हिकारत थी। तुम जैसे घटिया लड़कों की वजह से औरतों को हर जगह शक की नज़रों से देखा जाता है। अपनी हैसियत खुद तक रखो, मैं बिकाऊ नहीं हूं। ये कहकर वह लड़की अपना बैग कंधे पर ठीक करती हुई वहां से गरिमापूर्वक निकलने लगी कि तभी लक्ष्य में उसका हटन पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जानती हो मैं कौन हूं? कौन थी ये लड़की? क्या अयान इसे बचाने आएगा? अयान का क्या रिएक्शन होगा इसे देखने के बाद? क्या अयान रिद्धिमा से टकराएगा? क्या अयान और लक्ष्य के बीच एक बार फिर जंग छिड़ जाएगी? इन सब का क्या अंजाम होगा? एपिसोड 53, तकलीफ उसकी दर्द मेरा। लक्ष्य रिद्धिमा को अपनी औकात दिखाने के चक्कर में एक लड़की को परेशान कर रहा था। उसने भी इसकी बदतमीजी पर एक थप्पड़ लक्ष्य के गाल पर मार दिया था, लेकिन अब लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। रिद्धिमा जो लक्ष्य को उकसा के यहाँ से जाना चाहती थी, अचानक इस लकड़ी का चेहरा देखकर एक दीवार के पीछे छुप गई और आगे के तमाशे को देखने लगी। इतनी कोमल कलाई गालों पर मरने के लिए नहीं बनती, बल्कि उन्हें सहलाने के लिए बनती है, लक्ष्य ने घिनौनी मुस्कान चेहरे और लाते हुए कहा। जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो मेरे डैड उसे खड़े खड़े बंद करवा सकते हैं, और तुम्हारी हैसियत और इज्जत दोनों से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। चुपचाप से मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, वरना क्या करोगे? उस लड़की ने लक्ष्य को बीच में रोकते हुए बोला। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। वो अपनी दोस्त के साथ उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लेने आई थी।
रिद्धिमा ने मायरा को देख लिया था, इसलिए वो इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र सामने से आ रहे अयान पर पड़ी तो उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, प्लीज़ प्लीज़ मत आओ यहाँ, अभी यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अयान जब मीरा के पास वापस लौट रहा था तो उसके कदम रुक गए। सामने का नज़ारा उसकी आंखों को चुभ गया। लक्ष्य एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था और वो लड़की उससे छुटकारा पाने की कोशिश में बार बार झटक रही थी, लेकिन लक्ष्य की पकड़ में एक बेहयाई की जिद थी। ये देख अयान का खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गंवाए तेजी से आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ अलग ही सुनाई दे रही थी। लक्ष्य। अयान ने उसे आवाज़ दी और एक सीधा मुक्का लक्ष्य के चेहरे पर पड़ा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो पीछे गिरते गिरते किसी स्टैंड से टकरा गया। जैसे ही लक्ष्य ने मायरा का हाथ छोड़ा, एक आवाज़ हुई, झुन झुन। उसकी कलाई से एक बारीक सी आहट आए। एक सिल्वर ब्रेसलेट, जो शायद बहुत पुराना और कीमती था, कलाई से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर चुका था, मगर उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। अब अयान उस लड़की यानी मायरा के सामने आकर खड़ा हो गया, मगर उसका चेहरा अभी भी लक्ष्य की तरफ था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में गुस्से की लपटें। उसने मायरा की शक्ल अब तक नहीं देखी थी। उधर मायरा भी अयान की पीठ को देख रही थी। वो जानती नहीं थी कि उसके सामने कौन खड़ा है। उसने अभी तक उस अजनबी रक्षक का चेहरा नहीं देखा था, जो अचानक उसकी ढाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ था। अयान लक्ष्य से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपनी हवस मिटाने के लिए अक्सर ऐसी ही हरकत क्या करता था। मायरा की सांसें अभी भी तेज थीं। पल भर पहले जो हुआ उसने उसे अंदर तक हिला दिया था, मगर उससे भी ज्यादा सामने खड़े इस अनजान शख्स की मौजूदगी ने उसे कुछ अजीब सा एहसास दिया, जैसे कोई बहुत अपना, मगर उसने चेहरा नहीं देखा। शायद डर या झिझक या फिर एक अजीब सा असमंजस। वो बिना एक शब्द कहे अयान की पीठ के उस पार से निकल गई। तेज कदमों से मॉल की भीड़ में खो जाने को तैयार थी। ये सब रिद्धिमा भी छिप कर देख रही थी। सारा रायता फैलाकर वो इत्मीनान से कैसे रह सकती थी। रिद्धिमा ने जब मायरा को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे निकल गई, जैसे पानी पुरानी दुश्मनी का कोई बदला लेना चाहती हो। तू हर कहीं हीरो बनने कैसे पहुंच जाता है? लक्ष्य ने सीधे होते हुए कहा। क्या करूं, तेरे काम ही ऐसे होते हैं कि मुझे ना चाह कर भी आना पड़ता है, अयान ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। मैं एक काम करता हूं, तुझे अपने पापा के पास भेज देता हूं, वो समाज सेवक है, तुझे भी अपने साथ लगा लेंगे, इससे तेरे पास एक जॉब भी आ जाएगी और तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर किसी और के साथ घूमेगी भी नहीं। लक्ष्य ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो रिद्धिमा को बात कर रहा था। तू उसी की बात कर रहा है जिसने अभी थोड़ी देर पहले तुझे तेरी औकात दिखाई थी। तेरा हाथ झटक कर, अयान ने चेहरे पे एक लंबी मुस्कान लाते हुए कहा। जब रिद्धिमा ने लक्ष्य का हाथ अपने कंधे से हटाया था उस वक्त अयान वहीं मौजूद था। ये सुनकर लक्ष्य ठिठक गया। अब वो आगे चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अयान, जो अब भी लक्ष्य को देख रहा था, अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी उस ब्रेसलेट पर गई। उसने झुककर वो नाजुक जेवर उठाया, छोटे छोटे मोतियों वाला था। उसकी भौहें तन गईं। उसे याद आया, वो लड़की तो इसके पीछे खड़ी थी, कहाँ गई? उसने पलट कर देखा। वो लड़की अब भीड़ में गुम हो रही थी, पर उसका अंदाज, उसकी चाल कहीं देखी हुई सी लगी। अयान एक पल भी नहीं रुका। ब्रेसलेट को कसकर थामे वो तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। उसकी आंखें अब सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रही थीं। हर मोड़ पर, हर गैलरी में उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। मॉल की भीड़ में वो लड़की तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अयान उसकी कलाई से गिरा ब्रेसलेट हाथ में लिए उसके पीछे चला आया। उसके होंठों से एक बेसाख्ता आवाज़ निकली, सुनो। अयान ने उस लड़की को पीछे से आवाज़ दी। मायरा रुकी, एक पल को ठिठकी, फिर धीमे से पीछे मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, अयान वहीं थम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, सांसें थम सी गईं। हाथ अब भी उसी तरह ब्रेसलेट थामे थे, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। जब दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी तो माहौल में एक सन्नाटा छा गया। कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ अयान के दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी, उसी मासूमियत, उसी बेबसी, उसी टूटी हुई दुनिया के अक्स में लिपटी मायरा। उसके होंठों पर खामोशी की एक मोटी परत और चेहरा ऐसा जैसे वक्त ने हर खुशी छीन ली हो। अयान को वो इस दुनिया की सबसे सताई हुई लड़की लगती थी, जैसे किसी ने उसकी रूह को निचोड़कर बाहर फेंक दिया हो। एक पल को अयान अपनी जगह से हिल नहीं पाया। मायरा की आंखें उससे नहीं मिली, वो बस ब्रेसलेट की ओर देख रही थी। लेकिन अयान उसकी आंखों के भीतर झांक चुका था। वहां एक गहरा अंधेरा था, दर्द का समंदर था और एक बेजान सी उम्मीद जो अब भी सांस ले रही थी। अयान की जैकेट से मायरा समझ गई थी कि अयान ने ही उसे बचाया है। फिर उसकी नज़र अयान के हाथ और पड़ी, जिसमें उसके हाथ का ब्रेसलेट था। उसने एक नज़र अपनी कलाई पर देखा, फिर धीमे से ब्रेसलेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मगर हाथ कांप रहा था। थैंक्स, मायरा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा और जाने लगी कि तभी अयान ने उस रोकते हुए बोला, तुम यहाँ कुछ काम था? मेरा मतलब शॉपिंग के लिए आई थी, अयान ने नॉर्मल टोन में पूछा, ताकि थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे लेकर मायरा को कोई झिझक महसूस ना हो। नहीं, मैं शॉपिंग पर नहीं आई थी, मेरी दोस्त के पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, इसलिए उसे उनके लिए गिफ्ट लेना था।
मायरा ने भी नॉर्मल टोन में कहा, जैसे खुद उस वाक्य को भुलाना चाहती हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लेना, आई विल पे द बिल, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इन शब्दों ने मायरा को अंदर से हिला के रख दिया। यही शब्द अभी कुछ देर पहले लक्ष्य ने उसके लिए इस्तेमाल करे थे, और अब अयान ने जाने अनजाने में यही बोल दिया था, जिससे सुन के मायरा को गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना बिल अपनी जेब में रखो, मायरा ने सख्ती से कहा और वहां से चली गई। अयान को इसका ये एटीट्यूड समझ नहीं आया था। उसने अपने कंधे उचकाते हुए खुद से कहा, वाकई औरतों को कोई नहीं समझ सकता। अयान ने मायरा को रोका नहीं, क्योंकि मीरा बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी। मायरा निकल ही रही थी कि उसके सामने रिद्धिमा आकर रुकी। उसके चेहरे और एक शातिर मुस्कान और नफरत का मिला जुला भाव था। रिद्धिमा और मायरा को आखिरी मुलाकात अच्छे से याद थी, जब मायरा ने रिद्धिमा के गंदे इरादों से अयान को बचाया था। मुझे लगता है तुम्हें अयान में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी हर कहीं उसके पीछे पहुंच जाती हो, रिद्धिमा ने कड़क अंदाज में कहा। लेकिन मायरा भी अब चुप रहने वाले में से नहीं थी। उसमें फौरन उसका जवाब दिया, हाँ हूँ मैं इंटरेस्टेड अयान में, क्या करूँ, इतना हैंडसम एंड रिच जो है, उसे देखकर तो किसी की भी नीयत फिसल सकती है। मायरा ने ये सब रिद्धिमा को जलाने के लिए कहा। इसकी बातें सुनकर कर्ता पूरी तरह जल भून उठी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि अभी इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में किया और बोली, देखो अयान से दूर रहो, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। वो लड़का सिर्फ लड़कियों का यूज एंड थ्रोज करना जानता है। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम उसे लाइब्रेरी में रही थी उसे बदनाम करके, मायरा ने रिद्धिमा को बीच में रोकते हुए कहा। रिद्धिमा अब समझ गई थी कि ये लड़की इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। उसके सर पर अयान के पैसे और पावर का भूत चढ़ गया है। इसे किसी और तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, रहो उसके साथ, मेरा क्या, मैं तो बस तुम्हें अलर्ट कर रही थी कि जैसा वो दिखता है वैसा है नहीं। मैंने उस रात उसे उसकी किए की सज़ा देने के लिए वहां बुलाया था, ताकि उसने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना करे। रिद्धिमा मायरा का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉ स्टूडेंट थी, सामने वाले की चाल से बता सकती थी कि उसकी बातों में कितनी गहराई है। इसलिए ही वी एक अनजान लड़के के घर में रहने का फैसला कर पाई थी। वो अयान पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन ये भरोसा कितने ही दिन रहने वाला था, ये तो वक्त ही जानता था। तो ठीक है, न उसे मुझे भी यूज एंड थ्रो करने दो, कम से कम इसमें मेरा कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा, जैसे तुम्हारा हुआ था। मायरा ने उसे उसकी ही ज़बान में जवाब दिया। अब रिद्धिमा की समझाने की ताकत खत्म हो गई थी। उसने सीधा पॉइंट पर आते हुए बोला, अयान से दूर रहो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। अपने इस सो कोल्ड ऑफर को अपने पास रखो, और जब मैं अयान के साथ रिश्ते में हूं तो मुझे किसी के पैसों की क्या ज़रूरत है। मुझे जो चाहिए होगा वो मुझे दिला देंगे। मायरा का हर शब्द रिद्धिमा का कान में चुभ रहा था। वो 2 कदम मायरा के करीब आए और आंखों में आंखें डालकर बोली, कितना करीब हो तुम अयान के। ये सुनकर मायरा के रोंगटे खड़े हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रिद्धिमा इतनी ज़्यादा गिर सकती है। रिद्धिमा ने एक बार अपनी बात फिर दोहरी, बताओ मायरा, कितना करीब हो तुम अयान के, उसकी जिंदगी में कहाँ तक पहुंची हो। अब क्या था, मायरा की बर्दाश्त करने को शक्ति खत्म हो गई थी। उसने एक सीधा तमाचा रिद्धिमा के मुंह पर मारते हुए बोली, अयान के घर तक। थप्पड़ खाकर उसका चेहरा एक तरफ झुक गया और उसने अपने गाल पकड़ लिया। ये दूसरी बार था जब मायरा ने रिद्धिमा को थप्पड़ मारा था। वो गुस्से में टिमटिमा रही थी, उसके सांसें तेज थी। मन तो कर रहा था मायरा को जिंदा हो जला दे। ब्लडी बस्टर्ड्स, ये कहते हुए रिद्धिमा ने अपना हाथ हवा में उठाया मायरा को उस थप्पड़ का जवाब देने के लिए, पर थप्पड़ पड़ने से पहले ही मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुमा दिया। कलाई को इस तरह मोड़ा कि रिद्धिमा का चेहरा तकलीफ से बिगड़ गया। देखो रिद्धिमा, तुम्हारी डाइट मेंटेन फिगर से ये हाथ उठाने वाला काम नहीं होगा, मायरा ने मजाकिया अंदाज में आहिस्ता से कहा। मायरा आज बहुत गुस्से में थी, और इस गुस्से की वजह भी रिद्धिमा ही थी। अगर वो लक्ष्य को ना उकसाती तो शायद उसे आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ते। लेकिन अगर आज अयान मायरा का ये रूप देख लेता तो जरूर हैरान हो जाता। पहले लक्ष्य और अब रिद्धिमा को एक और थप्पड़, शायद वो यहाँ होता तो इसकी वाहवाही कर रहा होता। आइंदा अयान के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार सोच लेना। ये कहते हुए मायरा ने रिद्धिमा की कलाई झटका देकर छोड़ी और पलटकर शांति से वहां से निकल गई। पीछे रिद्धिमा खड़ी रह गई, हैरान और अपमानित। रात का सन्नाटा विला की दीवारों से टकरा रहा था। हर तरफ खामोशी पसरी थी, बस मायरा के धीमे धीमे सांसों की आवाज़ उस वीराने को जिंदा रखे थी। विला के कमरे में मध्यम रोशनी थी, और उस रोशनी में मायरा फर्स्ट एड बॉक्स लिए अपने सीधे हाथ की कलाई पर बैंडेज बांधने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके उल्टे हाथ की उंगलियां कांप रही थीं, दर्द से, थकान से, और शायद उन बीती बातों की टीस से जो उसे तोड़ चुकी थीं। कलाई पर अभी भी लक्ष्य की उंगलियों के निशान बाकी थे, जब उसने जबरन उसे पकड़कर रोक लिया था। वो लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सीधे हाथ को पकड़ना और उस पर पट्टी बांधना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। तभी एक मुलायम स्पर्श ने उसके हाथों को थाम लिया। मायरा चौंकी, उसकी सांसें हल्के से तेज हुईं। उसने देखा, किसी ने उसका हाथ बड़े सलीके और नरमी से थामा था।
वो कोई और नहीं, अयान था। फिर उसने उसे बिना कुछ कहे धीरे से बेड पर बैठा दिया। वो मायरा के दर्द को महसूस कर रहा था, साथ ही नाराज़गी भी थी जिस तरह से मायरा उसे मॉल में जवाब देकर आई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायरा को महसूस हुई वो थी एक अनकहा दर्द, ऐसा जैसे किसी ने उसकी तकलीफ़ अपने सीने में महसूस कर ली हो। अयान ने एक नज़र उसकी कलाई पर डाली, फिर उसकी आंखों में, और बिना एक लफ्ज़ कहे बहुत सधे हुए हाथों से पट्टी खोलकर उसे बड़े ही एहसास के साथ बांधने लगा। अब क्या होगा आगे? अयान यहाँ क्यों आया था? उसे मायरा से क्या काम था? क्या अयान इस तकलीफ़ का बदला लक्ष्य से लेगा, या लक्ष्य अपनी बाप की पावर का इस्तेमाल करके अयान से बदला लेगा? क्या होगा जब अयान को पता चलेगा कि इन सब में रिद्धिमा शामिल थी? एपिसोड 54 फाइनेंस रॉक्ड अयान शॉक्ड। अयान मायरा के विला पहुंच गया था, लेकिन ये सवाल मायरा को खाए जा रहा था। तुम इतनी रात को यहाँ? मायरा ने बेचैन होते हुए पूछा। सीधा हाथ है, बाएं से कैसे बांधोगी? अयान की आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही ठहराव था। बस इसलिए, मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हाँ, अयान ने नॉर्मल टोन में बोला। अब वो बिना उसकी इजाज़त के ही उसके पास बैठा और बड़े ही ध्यान से उसकी कलाई पर पट्टी बांधने लगा। मायरा उसकी ओर देख रही थी चुपचाप, जैसे उसकी आंखें पूछ रही हों कि क्या ये वही इंसान है जिससे उसने कुछ घंटे पहले इतने सख्त लहजे में बात की थी। पट्टी बांधते वक्त अयान को लक्ष्य का चेहरा याद आ रहा था। वो उसे इस हरकत के लिए इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मायरा के हाथ में लक्ष्य के नाखून के निशान थे, जिसमें से हल्का सा खून भी बहने लगा था, जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। पट्टी बांधते के बाद अयान ने उसका हाथ धीरे से छोड़ा, अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने लगा कि तभी वो अचानक रुका और जिस काम के लिए आया था उसको पूरा करने के लिए मायरा की तरफ मुड़ा। जाते अयान को रुकता हुआ देख मायरा एक पल को चौंक गई। वो उसे सवालों भरी निगाह से उसे देखने लगी। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अयान ने आगे आते हुए कहा। क्या? मायरा ने हल्का सा सिर उठाए हुए कहा। मुझे ये जानना था कि मॉल में तुमने मुझसे इतने रूखे लहजे में बात क्यों की, जबकि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। कम से कम एक थैंक यू तो कह सकती थी। उसके शब्दों में शिकायत थी। तुम ये पता करने इतनी रात को यहाँ आए हो? मायरा ने हैरानी से पूछा। अयान ने हाँ में गर्दन हिला दी। मायरा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर नजरें फेर लीं और बोली, मैं थोड़ी गुस्से में थी, बस, और कुछ नहीं। तुम्हें गुस्सा भी आता है? अयान ने हंसते हुए कहा। लेकिन मायरा खामोश खड़ी थी, जैसे उसे अपनी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। अब अयान ने बस एक पल उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी मायरा ने पीछे से एक सांस में बोला, सॉरी, वो उस घटिया लड़के लक्ष्य ने जो कहा था तुमने भी वही सेम रिपीट कर दिया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। ये सुनकर अयान रुका और एक पल मायरा को देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो समझ गया था कि वो लक्ष्य का गुस्सा था जो उस पर उतर आ गया था। मायरा भी खड़े होकर बस थी सोच रही थी कि कहीं अयान नाराज तो नहीं हो गया, और ऐसा हुआ तो कहीं वो मुझे अपने घर से निकाल तो नहीं देगा, मैं कहाँ जाऊंगी। ये सब बातें मायरा के जहन में घूमने लगी और वो बेड पर बैठ गई। पिछले एक हफ्ते से राघव की नींद हराम हो चुकी थी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का प्रेशर सिर पर था और डील की फाइल अब भी अयान के टेबल पर बिना साइन के पड़ी थी। हर सुबह राघव उम्मीद लेकर किसी न किसी को भेजता और हर शाम मायूसी से वो वापस आता। आज भी वो खुद तेज कदमों से अरोड़ा कंपनी में दाखिल हुआ। माथे पर शिकनें थीं और हाथ में वही नीले रंग की फाइल जो पिछले 7 दिन से अयान के दस्तखत का इंतजार कर रही थी। अगर आज भी उसने टाल दिया तो क्लाइंट्स के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, खुद से कहता हुआ राघव रिसेप्शन पर पहुंचा। मुझे मिस्टर अरोड़ा से मिलना है अभी, राघव ने कुछ झल्लाए हुए अंदाज में कहा। सर फिलहाल मीटिंग में हैं और उनका अगला स्लॉट भी पूरा भरा हुआ है। आप चाहें तो मैं एक अपॉइंटमेंट ले लो आज दोपहर के बाद का। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने प्रोफेशनल टोन में मुस्कराते हुए कहा। देखो प्लीज, ये डील बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का सब्र अब जवाब दे रहा है। बस 5 मिनट, बस उन्हें बता दो कि राघव खुराना आया है। राघव ने गहरी सांस लेकर कहा। लड़की थोड़ी असहज होती है, लेकिन फिर इंटरकॉम पर अयान को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है। सर, राघव सर आए हैं, कहते हैं बहुत अर्जेंट है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर अयान की आवाज़ आती है। टेल हिम टू कम आफ्टर लंच, आई एम नॉट अवेलेबल टिल देन। सर ने कहा है कि वो अभी बिजी हैं, आप लंच के बाद आइए। एवरी डे इट्स द सेम स्टोरी, खैर दोपहर बाद आता हूँ। राघव निराश और खींचे स्वर में बोलते हुए वहां से हट गया। वो फाइल को जोर से अपने सीने से लगाता है और गुस्से में पलटकर वही सोफे पर बैठ गया। एक डील जिसकी कीमत करोड़ों में है, और एक साइन जो पिछले 8 दिनों से अटका पड़ा है। क्या वजह है इस टालमटोल की? राघव के दिल में ये सारे सवाल चल रहे थे। इंतजार की हद हो गई थी।
दोपहर का बोलकर शाम का वक्त आ चुका था। राघव का खून सूखने लगा था। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। उसे डर था कि वो अगर आज यहाँ से गया तो कहीं मिस्टर अरोड़ा जिनसे वो मिलने आया है कहीं निकला ना जाए। राघव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वो मिलना चाहता है वो अयान जिससे वो पहले हो भीड़ चुका था। अब आज अयान इसके साथ क्या करने वाला था, इस बात से बेखबर राघव बस झपकियां ले रहा था कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने उसे इन्फॉर्म किया कि आपकी मीटिंग का टाइम आ गया है। ये सुनकर राघव झटके में खड़ा हो गया और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही गेट खोला तो देखा कि अंदर सिर्फ एक लड़की खड़ी थी, नैना। प्लीज सर आप अंदर आ जाएं, नैना ने पूरी इज्जत और प्रोफेशनल टोन में कहा। राघव हैरानी के साथ अंदर दाखिल हुआ और एक चेयर पर बैठ गया। अयान ने तय किया था कि वो खुद राघव से नहीं मिलेगा। वो पहले इंश्योर करेगा को वो उसके शर्त माने वर्मा और उसकी फैमिली को परेशान करना बंद करे, उसके बाद ही वो साइन करेगा। मिस्टर अरोड़ा कहाँ है, अभी तक आए नहीं, राघव ने बैठने के फौरन बाद बोला। मैं आपसे उनके बदले मीटिंग करूंगी, नैना ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। तो मिस नैना, उम्मीद है इस बार आप कुछ ठोस जवाब लेकर आए हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया और अब तक सिर्फ इंतजार मिला है, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर अरोड़ा कभी भी अधूरी बात नहीं करते और ना ही अधूरी डील करते हैं। वो अब भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, नैना ने संयमित लहजे में बोला। कैसी शर्त, ये सुनकर राघव की भौहें तन जाती हैं। वो सीधे बैठकर गंभीरता से नैना की बात सुनने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर अयान इस डील पर साइन करें तो आपको मिस्टर वर्मा और उनकी फैमिली को पूरी तरह छोड़ना होगा। उन्हें धमकाना, मानसिक दबाव डालना और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के नाम पर आपने डराने की कोशिश की है वो सब बंद करना होगा। और आप उनसे अब कोई अमाउंट वसूल नहीं करेंगे, नैना ने धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सीरियसली, ये कोई बिजनेस डील है या मोरल क्लास, राघव ने हंसते हुए लेकिन आंखों में चिढ़कर बोला। ये वो लाइन है जो मिस्टर अरोड़ा ने मुझे आपको कहने के लिए कही थी, नैना ने सख्त लहजे में कहा। अगर मैं इन शर्तों को न मानूं तो, राघव ने झुंझलाते हुए कहा, तो मिस्टर अरोड़ा कभी भी साइन नहीं करेंगे और ये प्रोजेक्ट आपकी फाइल में एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा, नैना ने उसके आंखों में झांकते हुए बोला। अब कमरे में खामोशी फैल जाती है। राघव का चेहरा अब गंभीर हो गया था, उसकी उंगलियां टेबल पर रुक गईं। नैना ने उसे पल भर की भी राहत नहीं दी। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस्टर राघव, नैना की आवाज में संयम था लेकिन अंतिम निर्णय वाला लहजा भी था। राघव टेबल पर नजरें जमाए बैठ गया था। उस समझ नहीं आ रहा था कि ये अरोड़ा उस वर्मा की कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। नैना भी इसके जवाब के इंतजार में थी, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो अपनी फाइल बंद करती है, कुर्सी से उठती है और दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन तभी राघव पीछे से कहता है, मुझे मंजूर है। नैना पलट के देखती है। जैसा मिस्टर अरोड़ा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस इस फाइल पर उनके सिग्नेचर करवा दीजिए ताकि मैं इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर सकूं, राघव ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। ये सब अयान अपने रूम में लैपटॉप पर लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। वो ये मुस्कान किसी और के चेहरे पर भी देखना चाहता था, वो थी माया, लेकिन अब वो इन लोगों से उसे दूर रखना चाहता था। बहरहाल अयान ने राघव के फाइल पर साइन कर दिए थे और वो यहाँ से जा चुका था। अयान भी अपने केबिन से निकलने ही वाला था कि मीनाक्षी बुआ ने एंट्री कर दी। रॉयल सिल्क की गहरी मैरून साड़ी, कानों में झूलते सोने के झुमके और आंखों में वही रौब जो कभी महलों के दरबार में चलता था, आज भी उसके कंधों से उतरती हुई लगती थी। शायद किसी पार्टी से आ रही थी। आप यहाँ कुछ काम था, अयान ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। उदयपुर वाले प्रोजेक्ट की सारी फाइल और रिकॉर्ड्स मुझे अभी चाहिए, मेरे केबिन में भिजवा दो, मीनाक्षी ने सीधे साफ लफ्जों में कहा। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, न कोई मिन्नत, बस एक हुक्म था। अयान एक पल को रुका। उसकी आंखें मीनाक्षी बुआ के चेहरे पर टिक गईं। वहां एक अजीब सी कड़वाहट थी, कुछ जानने की, कुछ पाने की और कुछ साबित करने की। क्यों, अयान ने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा। अपने विरोध में ये जवाब सुनकर मीनाक्षी की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा तुमने, मीनाक्षी ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। यही कि आपको उदयपुर के रिकॉर्ड क्यों चाहिए, उसे मैं हैंडल कर रहा हूं, उन्हें देखना आपका काम नहीं है, अयान ने शांत लहजे में कहा। तुम्हें हर बात पर आर्ग्यूमेंट्स करना होता है ना, मीनाक्षी ने हाथ को टेबल पर टिकाते हुए बोला। अयान भी इनके तेवर समझ गया था कि इनसे ज्यादा देर बहस करना मतलब वक्त की बर्बादी करना। वो उदयपुर के रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहता था ताकि ये उसके काम में कोई दखल ना कर सके, लेकिन बिना टांग अड़ाए तो बुआ के हलक का निवाला नहीं उतरता था। यही सब सोचकर उसने ना चाहकर भी नॉर्मल टोन में बोला, बुआ आप चाहें तो मैं खुद आकर रिपोर्ट पेश कर देता हूँ। मीनाक्षी ने बीच में काटते हुए भौहें चढ़ाकर कहा। नहीं अयान, मैं इस कंपनी की बोर्ड मेंबर हूँ, मुझे किसी के स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स भिजवा दो बस। इस बार अयान ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, 10 मिनट में आपके केबिन में भिजवा देता हूँ। मीनाक्षी बिना कुछ कहे पलटी।
उनकी एड़ी की चटचटाहट ऑफिस के फ्लो पर सत्ता और अधिकार की ताल से टकरा रही थी। मीनाक्षी को रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए शक्ति सिंह ने कहा था, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए कहा था, कोई सवाल करने के लिए नहीं। केबिन में अब भी मीनाक्षी बुआ के शब्दों की तलखी तैर रही थी, लेकिन अयान ने खुद को संयम से थाम रखा था। तभी एक सधे हुए कदमों की आहट उसके कानों तक पहुंची। स्टाफ का एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक भूरा साधारण सा लिफाफा। सर, ये आपके लिए। उस स्टाफ ने एनवेल्प टेबल पर रख और चल गया। अयान की नज़र उस लिफाफे पर टिक गई। एक पल को उसका मन हुआ कि उसे न खोले, लेकिन जब उसकी नज़र उस नाम पर पड़ी तो उसने फौरन एनवेल्प को उठाया और खोलने लगा। ये एनवेल्प अर्जुन ने उसे भेज था, जिसमें आलिया के फियांसे की इन्फॉर्मेशन थी। उसने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक फ़ोटो थे। जैसे ही उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ी, उसके हाथ कांप उठे। अयान की सांस एक झटके में गुम हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरा ऐसा सफ़ेद पड़ा जैसे उस पर से सारा खून उतर गया हो। उसने फिर से तस्वीर को देखा और यकीन करना मुश्किल हो गया। अयान ने फ़ोटो टेबल पर रखी और सीधा अर्जुन को कॉल लगाया। ये आदमी कहाँ मिलेगा, अयान ने एक सांस में कहा। उधर से अर्जुन एक पल को चुप रहा, फिर उसने बताया, सिटी सेंटर के पास ब्लैक पल नाम की एक बार है, रात को अक्सर वहीं आता है। अयान की आंखों में एक अलग आग जल उठी। ठीक है, अयान ने सिर्फ इतना कहा और कॉल कट कर दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने कोट उठाया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। चेहरा अब किसी बिजनेस टायकून का नहीं, बल्कि उस इंसान का था जो सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो आलिया के मंगेतर से मिलने के लिए अब और भी ज़्यादा उत्सुक था। क्या अयान आलिया के मंगेतर को पहले से जानता था? आखिर कौन था वो शख्स जिससे अयान मिलने के लिए एक झटके में तैयार हो गया था? कोई पुराना दोस्त या दुश्मन? एपिसोड 55 रिकॉर्डिंग ऑफ रूइन। अयान के हाथ में आलिया के मंगेतर की फ़ोटो थी, जिसमें और कोई नहीं बल्कि बादशाह की तस्वीर थी। बादशाह ही आलिया का मंगेतर था। अयान को आलिया के मंगेतर का पता मिल गया था। अब वो इससे मिलने जा रहा था, या ये कहें कि एक डील करने जा रहा था। आखिर अयान क्या डील करने वाला था? मुंबई की भीड़ से बिल्कुल अलग एक शांत लेकिन हाई प्रोफाइल गली में मौजूद था ब्लैक पल बार। बाहर से जितना शांत और साधारण, अंदर से उतना ही एक्सक्लूसिव और ताकतवर। एक काले मार्बल जैसी दीवार पर लगी थी सिर्फ एक चमचमाती प्लेट, ब्लैक पर्ल। कोई शोर नहीं, कोई चमकती लाइट नहीं, बस सिक्योरिटी गार्ड्स की पैनी निगाहें और महंगी गाड़ियों की कतारें बता रही थी कि यह जगह मामूली नहीं। अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल जाता था। डार्क ग्रे वॉल्स, गोल्डन लाइटिंग और साउंडप्रूफ माहौल। हर कोना सफाई, स्टाइल और गहराई का सबूत देता था। लकड़ी के भारी फर्नीचर, क्रिस्टल ग्लास में परोसी जाती ड्रिंक्स और अंदर बजता क्लासिक जैज। ये जगह सिर्फ पैसे वालों की नहीं, बल्कि पावर वालों की थी। वीआईपी सेक्शन में साउंड कंट्रोल ग्लास लगे थे, जहां पर्दे के पीछे बैठे कुछ चेहरे साजिशों और सौदों के बीच बैठते थे। ब्लैक पर्ल बार का वो वीआईपी सेक्शन, जहां पहले बादशाह की आवाज़ गूंजती थी, आज उसी जगह उसकी आवाज़ में हल्की सी कंपकंपी थी। गोल्डन झूमर की रोशनी हल्के पर्दों से छनकर टेबल पर गिर रही थी, जहां 3 विदेशी बिजनेस डीलर्स और एक भारतीय मीडिया हेड पहले से मौजूद थे। बादशाह भारी बूट्स की आवाज़ के साथ अंदर दाखिल हुआ। चाल में वो पुराना रौब तो था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकावट। वो लेदर के सोफे पर बैठते हुए हल्के से बोला, जेंटलमैन, आई वोंट वेस्ट योर टाइम। मैं जानता हूं मेरा नाम अब हेडलाइंस में नहीं रहा, स्टूडियो बंद हो चुका है और जेल से आने के बाद सब कुछ बदल गया है। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी, लेकिन दिल से निकली थी। उसने मेज़ पर रखी विस्की अनटच छोड़ी और आगे झुकते हुए बोला, बट आई स्टिल हैव समथिंग नो वन कैन स्टील। मेरा दिमाग, मेरा सिस्टम और मेरी कनेक्शंस। मैं फिर से उठना चाहता हूँ, लेजिट बिजनेस, इंटरनेशनल बेस पर। बादशाह लगभग अपना सब कुछ खो चुका था। उसका स्टूडियो, उसका बिजनेस, सब बर्बाद हो गया था। जेल से आने के बाद उसने कई बार दीदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसलिए उसने मायरा का इस्तेमाल अयान के खिलाफ करके उससे डायरी लेनी चाहिए, ताकि उन गानों का इस्तेमाल करके वो अपना स्टूडियो फिर से खड़ा कर सके। लेकिन अब तक उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। ऐसे में बादशाह खाली हाथ तो नहीं बैठ सकता था। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, आप बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मदद करें, 10% की गारंटी रिटर्न के साथ। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। कुछ निगाहें उसे तौल रही थीं, कुछ मुस्कुरा रही थीं। एक विदेशी डीलर ने आंखों में संदेह भरकर पूछा, एंड वाई शुड वी ट्रस्ट यू, मिस्टर बादशाह, अ मैन हु लॉस्ट हिज एम्पायर। बादशाह ने सीधा उनकी आंखों में देखा और नरमी से बोला, बिकॉज इवन व्हेन द क्राउन फॉल्स द हेड रिमेंबर्स हाउ इट फेल्ट। उसकी आवाज़ में अब भी एक बुझता हुआ मगर जिंदा शोला था। वीआईपी सेक्शन की वो मुलाकात अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। विदेशी बिजनेस डीलर्स के चेहरे पर ठंडी मुस्कानें थीं, वो मुस्कानें जो नफ़ा नुकसान का हिसाब बगैर किसी एहसास के कर लिया करती हैं। उनमें से एक उठते हुए बोला, सॉरी मिस्टर बादशाह, पर हम आपके साथ सिर्फ 10% के बेस पर डील नहीं कर सकते। बाकियों ने अपनी फाइलें समेटते हुए उठ खड़े हुए। वो तीनों धीरे धीरे पर्दे के पीछे से निकलकर चले गए। कमरे में अब एक गूंगी सी खामोशी फैल गई।
बादशाह देर तक उन्हीं खाली कुर्सियों को घूरता रहा। फिर एक थके हुए इंसान की तरह उसने अपने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। उसके कंधे झुके हुए थे, बाल बिखरे हुए और निगाहें शून्य में गुम। सब खत्म होता जा रहा है, बादशाह ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। तो फिर से सब कुछ शुरू कर लो, एक भारी आवाज ने पीछे से कहा। यह अयान था जो पीछे पड़े सोफे पर बैठकर सारी बातें सुन रहा था। उसे नहीं पता था कि बादशाह की हालत इतनी बुरी है, वैसे होनी भी चाहिए थी, इसके कर्म ही ऐसे थे। जल्दी अमीर बनने की इच्छा इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। डीडी से हाथ मिलाने के बाद बादशाह खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था, लेकिन आज वही डीडी उसके मिलने तक को तैयार नहीं थी। डीडी किसी की सगी नहीं थी। बादशाह अयान को देखकर हक्का बक था, उसे अयान की यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी माली हालत कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में मुंबई जैसे शहर में जिंदगी गुजरना कोई आसान बात नहीं, अयान ने तंज कसते हुए कहा। वो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। बादशाह बस उसे नफरत से घूरे जा रहा था। कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। बिजनेस करोगे मेरे साथ, अयान ने बादशाह के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। उसमें पैर पर पैर रखे थे, जैसे वो आज बादशाह को उसकी औकात दिखाना चाहता था। वो उसे बेबस देखना चाहता था, वही बेबसी जो उसने उस दिन मायरा की आंखों में देखी थी जब बादशाह ने उसे किडनैप करवाकर उस पर गलत इल्जाम लगवाकर उसे उसके ही घर से निकलवा दिया था। और वो दर बदर अपने लिए एक छत का सहारा ढूंढ रही थी। अयान की बात सुनकर बादशाह ने एक तीखी मुस्कान चेहरे पर सजाकर उसके सामने बैठ गया। तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, पर क्यों? बादशाह ने हैरान होते हुए सवाल किया। सीधे पॉइंट पर आता हूँ, अयान ने कहा और अपनी कंडीशन उसके सामने रख दी। तुम्हें बिजनेस के लिए जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, जिसका प्रॉफिट तुम मुझे 10% दोगे। ये सब सुनने में बादशाह को बहुत आसान लग रहा था, लेकिन आगे के शब्दों ने इसे हिलाकर रख दिया। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बादशाह ने क्यूरियोसिटी से पूछा। तुम्हारी फियांसे आलिया मेरे ऑफिस में काम करती है, शी इज गुड एम्प्लॉई, लेकिन एक हफ्ते पहले उदयपुर में उसका किडनैप हो गया था। क्या किडनैप? अब वो कहाँ है? बादशाह के अयान को बीच में से रखते हुए बोल। रिलैक्स, अब वो ठीक है, इनफैक्ट मुंबई में है, अयान ने उसे शांत करते हुए बोला। आलिया ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? और तुम क्यों बता रहे हो? उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था किडनैपिंग की बात सुनकर तुम शादी से इनकार कर दोगे, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आलिया के साथ पुलिस स्टेशन जाकर एक फर्द दर्ज कराओ ताकि हम उसके किडनैपर को ढूंढ सके। अयान ने सारी बातें बादशाह के सामने साफ साफ खोलकर रख दी। इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? बादशाह ने सवाल किया। ये सुनकर अयान ने एक लंबी सांस भरी और हाथों की टेबल पर टिकाते हुए बोला। आलिया की किडनैपिंग मेरे बिजनेस से जुड़ी है, तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो जाए, बादशाह ने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा। यह सुनकर अयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर भी उसने खुद पर काबू रखते हुए बोला, देखो इस काम के लिए मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूं, अयान ने अपनी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? बादशाह ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन इसकी इस हरकत पर अयान को गुस्सा आ रहा था। वो यही सोच रहा था कि कितना निचड़ आदमी है ये, इसकी मंगेतर का किडनैप हुआ है और इसे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इसकी जगह में होता तो किडनैपर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों में बांट देता। बादशाह जोर जोर से हंस रहा था। इसे लग रहा था कि आज अयान उसके कदमों में झुकने आया है और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन अयान को इसकी हंसी देखकर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि अफसोस आ रहा था कि ये कितना बड़ा मूर्ख है। अयान ने चेहरे पे एक फीकी मुस्कान बिखेरी और धीमी मगर तीखी आवाज में बोला, अगर तुम आलिया के साथ जाकर पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाओगे तो यकीन मानो मैं मायरा के साथ जाऊंगा और तुम्हारे ही नाम पर कंप्लेंट लिखवाऊंगा। बादशाह का चेहरा एक पल में जैसे सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा कर आंखें फैलाता है, कुछ कहने को मुंह खोलता है, लेकिन अयान ने बात पूरी की। याद है न, 1 महीना पहले तुमने मायरा को किडनैप किया था, उसे अपने घर में कैद करके रखा था। मैं सब जानता हूँ, सब, अयान ने आगे कहा। बादशाह की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसके सामने जैसे जमीन हिल गई हो। कुर्सी पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। अब फैसला तुम्हारा है, बचना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना अगला दरवाज़ा पुलिस थाने का होगा और सामने मायरा खड़ी होगी। अयान अब थोड़ा झुककर बोला। इसकी बात सुनकर बादशाह कुछ देर के लिए सुन हो गया था, लेकिन अगले ही पल एक मंद मुस्कान उसके होठों पर आ गई। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे गहरी होती चली गई, और फिर बादशाह हंस पड़ा। वो वही बादशाह था जिसने मुसीबत में भी चालें सोची थीं और अंधेरे में भी अपने फायदे की रोशनी ढूंढ ली थी। बादशाह ने कंधे उचकाकर आंखों में चालाकी लिए बोला, तुम्हारी धमकी में दम होता अगर मायरा वाकई फ करवाने के लायक होती। अयान की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी उंगलियां टेबल पर ठंडी पड़ गईं। क्योंकि तुम भूल गए, मायरा भी डीडी की मेंबर है और मैं भी। हम दोनों उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, उसने खामोशी की कसम खाई है। जिस ग्रुप में रहकर वो काम करती रही, उसी ग्रुप का मैं भी वफादार हूँ।
तुम्हें क्या लगता है वो अपने ही ग्रुप के खिलाफ फौज दर्ज करवा देगी? बादशाह ने अयान की आंखों में देखते हुए बोला। ये सुनकर अयान के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। उसने ये बात कभी सोची नहीं थी, या शायद सोची थी पर स्वीकार नहीं कर पाया था। डीडी की दीवारों के पीछे जितने राज दबे हैं उन्हें उठाने का मतलब है खुद को खून से रंग देना। तुम इन सब से दूर रहो तो बेहतर है, बादशाह ने धीरे से जहर घुले लहजे में कहा। एक वक्त था जब अयान के शब्दों ने बादशाह को चुप कर दिया था, लेकिन अब बादशाह की मुस्कान अयान की आत्मा को कुरेद रही थी। मायरा ने हमेशा अयान से यही बात कही थी कि वो डीडी ग्रुप की मेंबर नहीं है, लेकिन आज बादशाह के अल्फाजों ने उसे एक बार फिर मायरा पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अयान को अभी इस बात को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो डीडी ग्रुप की मेंबर है या नहीं। वो सिर्फ ये चाहता था कि आलिया कंप्लेंट करवाए और किडनैपर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। बादशाह की बात सुनकर अयान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए बड़ी ठंडी आवाज में कहा, मायरा वही करेगी जो मैं उसे करने के लिए कहूंगा। बादशाह ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की सी हैरानी और हंसी के मिले जुले भाव थे। तुम उसे जानते नहीं हो अयान, वो किसी के कहने पर नहीं चलती, खासकर तुम्हारे जैसे आदमी के। अयान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब उसकी आंखों में कुछ खतरनाक सा उतर आया था। वो अब मेरे साथ रहती है, मेरे घर में। उसके लहजे में मालिकाना हक था। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वही करूंगा जो तुम लोगों ने अब तक उसके साथ किया है। अयान की आवाज़ भारी हो चुकी थी। जबरदस्ती अपनी बात मनवाऊंगा। एक पल को कमरे की हवा जैसे थम गई। बादशाह का चेहरा गंभीर हो गया। अयान झुका और बेहद सख्त लहजे में कहा, डोंट इवन थिंक कि मैं मायरा के लिए अपनी लाइफ या बिजनेस को रिस्क में डालूंगा। मैं उसे भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। बादशाह, उसकी आंखों में छलकते शब्दों का जहर धीरे धीरे रिस रहा था। जो काम तुमने उसके साथ किया, अब मैं उसे उसी का आईना दिखा सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह थोड़ी देर तक चुप रहा। शायद पहली बार उसने अयान की आंखों में वो सख्ती देखी थी जिसमें प्यार कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, बस मकसद था, चाल थी और जीत। अयान जानता था कि ये सब दिखावा है। उसे मायरा की फिक्र थी, लेकिन बादशाह को ये पता नहीं चलने देना था। उसे भरोसा दिलाना था कि वो भी उतना ही क्रूर हो सकता है जितना वो। जब अयान ने मायरा के लिए जबरदस्ती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तब कोई था जो इनके पीछे बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था। और सिर्फ सुन नहीं रहा था बल्कि उसने रिकॉर्ड भी कर ली थी। अब वो इस रिकॉर्डिंग को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने वाला है ये तो वही जनता था। क्या अयान वाकई मायरा को बस एक मोहरा बना रहा है, या उसके दिल में कहीं न कहीं आज भी मायरा की अहमियत बाकी है? पर्दे के पीछे हुई रिकॉर्डिंग आखिर किसके हाथ लगेगी? क्या ये रिकॉर्डिंग अयान के खिलाफ एक नया तूफान खड़ा करेगी? क्या बादशाह वाकई अयान के सामने झुक जाएगा, या उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान की दस्तक है?